हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा एंड आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी, अगर हम बात करें। और आप उसको अगर देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे पूरा का साइंस, पूरा का पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो है वो नॉर्मली हम बना रहे हैं। आप देख सकते हो ये हमारा 9th चैप्टर हो चुका है, यानी इसके पहले 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ज्योग्राफी वगैरह का भी वही हाल है। तो प्लीज चेक करते रहना प्लेलिस्ट को। एंड साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा आईडी है अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी फॉलो कर सकते हो। हमारे 2 और चैनल है, जिसका नाम है जेआर टॉक सेकंड चैनल, जेआर ब्लॉग्स तीसरा चैनल है। तो इसको भी जाके फटाफट से सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपके राहुल सर को सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़ना क्या है, देखो हमने पढ़ा था राजा राम महाराज के बारे में। कौन थे राजा राम महाराज? शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे। जब संभाजी महाराज का देहांत हो गया, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई, तो औरंगजेब जो था वो मराठास के पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसने सोचा कि हम मराठास को अब कब्जे में ले लेंगे, मराठा एम्पायर को खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। किसने? हमारे राजा राम महाराज ने। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा योगदान उनकी जो बड़े भाई थे जिनका नाम था संभाजी महाराज, उनकी जो धर्म पत्नी थी जिनका नाम था महारानी यसुबाई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने राजा राम महाराज को जिंजी भेज दिया था ताकि आप वहां पे सुरक्षित रहो। और खुद वहां पे रुक गई थी, कहां पे? अपने फोर्ट में, पुणे के फोर्ट में रुक गई थी। और बाद में जब औरंगजेब ने वहां पे अटैक किया तो किसको? यसुबाई को और उनके बेटे साहू को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको वहां पे कैद करके लिया था। उसके बाद जब जिंजी में चले गए तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी चीज की। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिंजी में किस प्रकार कैद किया गया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है खत्म कर दे हम लोग, जिसका नाम है मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है सीज ऑफ जिंजी। तो बेसिकली क्या हुआ, आप जानते हैं कि राजा राम महाराज जो थे वो जिंजी पहुंच चुके थे। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि एक बार रायगढ़ उन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसने? मुगल्स ने रायगढ़ को कैप्चर कर लिया था। तो एम्परर ने क्या किया, इसका जो मुगल एम्परर था जिसका नाम था जुल्फिकार खान, सॉरी माफ करना, एम्परर का नाम था औरंगजेब, और उसने जुल्फिकार खान को भेजा। ठीक है, माफ करना मेरे को। तो एम्परर कौन था, महाराज कौन था उस टाइम पे? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुगल के महाराज की। मुगल का राजा कौन था? एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब बहुत ही क्रूएल था। उसने सोचा कि अब मैं कब्जा करूंगा। तो उसने क्या किया, किसको भेजा? जुल्फिकार खान को भेज दिया, और कैंपेन में भेज दिया, एक साउथ के कैंपेन में, जिसमें जिंजी, और उनको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है, सूत्रों के हवाले से खबर बोलते हैं ना, तो खुफिया उनके बहुत सारे लोग होते हैं जो बता दिए थे कि राजा राम महाराज जो है यहाँ पे जिंजी में छुपे हुए। ठीक है, छुपे हुए या फिर पनाह लिए हुए, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम कुछ ऐसा वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, माफ करना। लेकिन वहां पे वो क्या हुए थे, एक तरीके से पनाह उन्होंने लिया हुआ था। तो बेसिकली उन्होंने जिंजी फोर्ट को यहाँ पे एक तरीके से सीज करने का फैसला किया। तो मराठास ने बहुत अच्छी तरीके से वो फोर्ट को डिफेंड किया, बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी। फिर मुगल जो आर्मी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, और एक तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया। और जो संताजी थे और धनाजी थे उनके ऊपर भी अटैक किया बाहर की तरफ से। और राजा राम महाराज कैसे ना कैसे करके वहां से बच के निकल गए एक तरीके से जिंजी में, क्योंकि मुगल्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी उस टाइम पे और उनकी आर्मी बड़ी थी कंपेयर टू ये लोग की। तो वो कहीं ना कहीं जब अटैक कर रहे थे तो वहां पे मौका पाके जो हमारे राजा राम महाराज थे वहां से बच के निकल गए और महाराष्ट्र में आ गए। बाद में जुल्फिकार खान ने जो जिंजी का जो फोर्ट था इसको क्या कर लिया, सीज कर लिया, यानी कैप्चर कर लिया। ठीक है ना। जब महाराज रिटर्न आए महाराष्ट्र में, जब वो रिटर्न आए वहां पे, तो महाराष्ट्र के जो लोगों को ना थोड़ा सा उम्मीद मिली, क्योंकि उनके महाराज आ चुके थे, क्योंकि छत्रपति थे वो टाइम पे। जो राजा राम महाराज थे वो कौन थे? छत्रपति थे उस टाइम पे, वो पूरे महाराष्ट्र के पूरे स्वराज के राजा थे। तो जब वो वापस अपने वतन लौट के आए, यानी महाराष्ट्र में जब लौट के आए, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर एक उत्साह आ गया वापस से। फिर मराठास को बूस्ट करने के लिए मराठास ने इन सभी ने मिलकर अटैक किया बहुत सारे मुगल्स की टेरिटरी, जैसे कि एक तरीके से खानदेश हो गया, वराद हो गया, बगलान हो गया, ये सब के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया और मुगल के कुछ टेरिटरीज को अपने कब्जे में लिया। एंड साथ ही में बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला, खासकर मराठास जो सोए हुए थे वो वापस से जाग गए। यार, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है हम लोग, हम यहाँ, हमारे अंदर भी खून दौड़ता है उनका, तो हम भी जाग गए। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रेवली ये सब चीजें होने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एंड बहुत सारे जो ब्रेव मराठा वॉरियर्स थे, जैसे संताजी और धनाजी थे, एक तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्टेट्समैनशिप दिखाया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया था ताकि हम स्वराज को बचा सके, क्योंकि शिवाजी महाराज ने स्वराज को एस्टैब्लिश किया, लेकिन
उनके जाने के बाद किनकी जिम्मेदारी है कि उसको जिंदा रखना, उसको प्रोटेक्ट करना? उनके आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, वंशज की जिम्मेदारी है, बाकी प्रजा मेंबर्स की जिम्मेदारी है। तो यही जो है एक बोलते हैं ना एनर्जेटिक महसूस करना, तो वो उनके वर्ड्स जो थे वो आज तक लोगों को इंस्पायर करते थे एंड इसीलिए जो चीजें हैं वो होने लगी अच्छे से तरीके से और बहुत सारे लोग मोटिवेट होके ये जो स्वराज है उसकी रक्षा करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे। लेकिन एक समय आता है सबके जाने का, उसी प्रकार राजा राम महाराज जो थे हमारे, इनका भी समय आ गया और उनकी डेथ हो गई लगभग 2 मार्च 1700, यानी कि 2 मार्च का वो दिन था दोस्तों। 17वीं सदी की शुरुआत हुई थी 1700, अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 300 साल पहले, लगभग 321 साल पहले। तो 1700 में ईयर में 2 मार्च के दिन उनकी मृत्यु हो गई एंड उनकी मृत्यु इलनेस की वजह से हुई थी, यानी कि थोड़ी सी बीमारी उनको हो गई थी एंड वो इलनेस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और राजा राम महाराज बहुत ही एक दयालु, काइंड हार्टेड पर्सन थे एंड लोग के बारे में हमेशा सोचते थे और ये जो उनका जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर था, इसीलिए बहुत सारे लोग मराठास खासकर सामने आए थे एंड वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं थे, इतनी आसानी से मराठा एम्पायर को खत्म होने नहीं देंगे। भले ही मुगल एम्परर औरंगजेब बहुत ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी ये चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद संभाजी महाराज, उसके बाद हमारे राजा राम महाराज, इन्होंने जो जज्बा लोगों के अंदर, मोटिवेशन, जो एंथुसियाज्म जो डाल के रखा था ना, ये बहुत देर तक चलने वाला था, ये ऐसे आग जो है बुझने नहीं वाली थी। तो संभाजी महाराज के डेथ के बाद हमारे राजा राम महाराज ने लगभग 11 साल लड़ाई लड़ी थी औरंगजेब के खिलाफ, यानी मुगल्स के खिलाफ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी न जाने कितने साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद संभाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद राजा राम महाराज हमारे, इन्होंने भी बहुत 11 साल तक लड़ाई लड़ी और बहुत ही करेज के साथ लड़ाई लड़ी। और साथ ही में राजा राम महाराज के बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने स्वराज को बुझने नहीं दिया, उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा, ठीक है ना। शिवाजी महाराज ने जो शुरुआत की थी, संभाजी महाराज ने जो संभाला, उसके बाद राजा राम महाराज ने उसको बुझने नहीं दिया, उन्होंने लीगेसी जो है कायम रखी। और इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने अपने बुक्स वगैरह में इनके बारे में वर्णन किया हुआ है, खासकर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है रियाज सातकर, ठीक है ना, जीएस सरदेसाई, उन्होंने एक एडजेक्टिव लिखा, स्थिर बुद्धि, यानी लेवल हेडेड। स्थिर बुद्धि मतलब उनका दिमाग बहुत स्थिर है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चीजें को मैनेज की है, ऐसा उन्होंने अपने बुक्स वगैरह में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर, एक आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है महारानी, महारानी ताराबाई, ठीक है। ये नाम भी आपने सुना होगा शायद, ताराबाई का, बहुत ही फेमस व्यक्ति है, ठीक है ना, महारानी ताराबाई। अब पहली बात तो यह है कि ताराबाई कौन थी? ताराबाई जो थी वो धर्मपत्नी थी, वाइफ थी किसकी? हमारे राजाराम महाराज की, ठीक है ना। हमारे जो राजाराम महाराज थे उस समय के, जिनकी अभी अभी डेथ हुई थी 1702 मार्च की, जिसकी मैंने बात की, तो राजाराम महाराज की जो वाइफ थी दोस्तों, वो कौन थी? हमारी महारानी ताराबाई, ठीक है। तो देखो, जैसे ही डेथ हो गया महाराज का, तो कोई ना कोई तो चाहिए जो जिम्मेदारी को संभाले, तो ये ताराबाई जो थी, हमारी महारानी जो ताराबाई थी, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। और औरंगजेब फिर से सपना देखने लगा था। क्या सपना देखने लगा था कि अरे यार, ये जो इंसान थे, राजाराम महाराज जो छत्रपति थे, उनका तो देहांत हो गया, अब जो मराठा है वो वीक पड़ गए, अब हम इसके ऊपर अटैक करके इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बीच में कौन खड़ी थी? महारानी ताराबाई खड़ी थी। तो ऐसा उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो भी एक महान राजा की वाइफ थी, तो इतना आसानी से थोड़ी ना सरेंडर कर देंगे। तो उन्होंने भी अपने अंदर जोश रखा और बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी। और बाकी जो अपने सरदार थे, यानी सरदार मतलब आर्मी के जो भी ऑफिसर्स थे, उनके टुकड़ी के अंदर, उनके सेना के अंदर, उनके साथ मिलके औरंगजेब का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामना किया। और बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाया और लड़ाइयां लड़ी उनके खिलाफ, और हार कभी नहीं मानी। तो मुगल हिस्टोरियन बहुत सारे हैं जिन्होंने बताया है महारानी ताराबाई के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल वीमेन है। यानी कि सोचो, मुगल के ही हिस्टोरियन, मुगल्स के ही लिखने वाले लोग इनके बारे में तारीफ कर रहे हैं कि ये जो वीमेन थी, ये जो औरत थी, ये जो फीमेल थी, ये कितनी बहादुर, कितने नॉलेजेबल पर्सन थी। और इसके वजह से एक तरीके से कितनी आसानी से जो औरंगजेब हासिल कर सकता था, मराठा एम्पायर को खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। कौन बीच में खड़ा था? महारानी ताराबाई खड़ी थी। तो ये सब चीज नहीं होने दिया। एंड भले ही उनके साथ में उनके हस्बैंड, यानी कि जो हमारे छत्रपति राजाराम महाराज थे, वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है। तो छत्रपति राजाराम महाराज के जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज, यानी स्वराज के जो काम जो अधूरे छूट गए थे, वो मैनेज करना शुरू किया, जिम्मेदारी संभाल ली, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया, जो सरदार थे उनके आर्मी में, उनकी हेल्प से लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी चीजें उन्होंने किया। तो औरंगजेब जो था उस टाइम पे, जो क्रूएल महाराज था, किसका? मुगल का एम्परर था उस टाइम पे, तो उन्होंने सातारा और पन्हाला, जो कि महाराष्ट्र में आता है, उसको एक तरीके से मराठा टेरिटरीज को कब्जे में ले लिया था। लेकिन एट द सेम टाइम मराठा ने भी हार नहीं मानी, और मराठा ने भी बहुत सारे मुगल एरिया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये सब के ऊपर फिर से अटैक कर दिया था
एंड महारानी जो ताराबाई थी उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया था वॉर को, क्योंकि वो भी शांत बैठने वाले में से नहीं थी कि अगर आप हमारे 2 मारेंगे हम आपके 4 मारेंगे। इस प्रकार का जज्बा था हमारी महारानी ताराबाई के अंदर। और जब मराठास को अटैक किया जाता था मुगल्स के द्वारा, और मुगल्स ने जब मराठास के पन्हाला जैसे फिर या फिर जो सातारा थे उसके जैसे इलाकों को जब कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे हमने भी हार नहीं मारा, मराठास ने भी उनके मध्य प्रदेश और बाकी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही में कुछ सरदार ऐसे थे जैसे कृष्णा जी सावंत थे, खंडेराव दबादे थे, धनाजी जादव थे, नेमाजी शिंदे थे। इन्होंने बहुत सारी खुली लड़ाई लड़ी, मुगल्स के खिलाफ ओपन बैटल्स लड़े, एंड बहुत सारे सामने सामने से लड़ाई हुई पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और ये एक साइन था आउटकम का वॉर का, यानी कि लड़ाई से बहुत सारी चीजें बेनिफिट हुई। और महारानी ताराबाई ने लगभग 7 साल तक इन मुगलों से लड़ाई लड़ी, यानी 7 इयर्स तक। सोचो 7 साल, एक फीमेल होने के बावजूद 7 साल तक इन्होंने स्वराज की रक्षा की। एंड उन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, साथ ही में बहुत सारे सरदार्स को मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि आप आगे आओ, मराठा सरदार्स को मुगल्स के खिलाफ लड़ाई करवाना, ठीक है ना। फिर जैसे कि मुगल्स जो सिरोंजी में थे, ठीक है ना, मंदसौर में थे, मालवा में थे। फिर एक और यहाँ पे खल्फी खान जो थे, उन्होंने राजाराम महारानी जो हमारी वाइफ थी, राजाराम महाराज की जो वाइफ थी जिनका नाम था ताराबाई, जो अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रेट थिंग्स लिखे हुए हैं उनके बारे में। एंड बहुत सारी अच्छी चीजें बताई है कि यार ये कितनी बड़ी एक लीडर रही हैं, और उन्होंने बहुत सारा चीजें जो है वो स्वराज के लिए किया हुआ है। और एक लीडरशिप की क्वालिटी है उनके अंदर, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया है, बताया हुआ है। देखो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, इनका काम यही होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग जो उस टाइम के लीडर्स थे उनके बारे में बताना। तो सोचो यार उस टाइम पे भी महारानी के बारे में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, और इन्होंने एक तरीके से बहुत एडिशनल वैल्यूएबल एडिशन किया हुआ है पूरे मराठा एम्पायर के अंदर। और लगभग महारानी ताराबाई बहुत ही अच्छी तरीके से बिना लड़े, बिना बिना डरे, माफ करना, बिना डरे लड़ाई लड़ती गई मुगल्स के खिलाफ। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जज्बा स्टार्टिंग से ही भर के रखा था मराठास के अंदर, वो कायम रखा उन्होंने, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेशंस जो है वो होने लगे थे किसको, औरंगजेब को, क्योंकि देखो वो बार-बार चाह रहा था कि शिवाजी महाराज चले जाए। शिवाजी महाराज चले गए तो संभाजी महाराज आ गए, उनके बेटे संभाजी महाराज चले गए तो उनके छोटे भाई जिनका नाम था राजाराम महाराज, वो आ गए। राजाराम महाराज की डेथ हो गई तो उनके बाद उनकी वाइफ ताराबाई आ गई। तो ये बेचारा जो औरंगजेब था वो पागल हो गया कि यार मैं कब कब्जा कर पाऊंगा, मराठास के ऊपर कब कब्जा कर पाऊंगा, मराठा किंगडम को कब खत्म कर पाऊंगा, ये बेचारा कर नहीं पा रहा था। ये बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, ठीक है ना। और ये जो लड़ाई है लगभग, यानी कि जो मुगल्स और मराठा है जो है ना, इनकी लड़ाई वो और 25 साल तक लगातार लड़ी गई। 25 ईयर्स तक ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई। एंड बहुत सारे ऐसे चीजें हुए, फिर भी मुगल्स जो है वो कभी भी मराठास को कभी भी कंप्लीटली डिफीट नहीं कर पाए। और लगभग ऐसे करते करते एक समय आ गया इन भाई साहब का, कौन भाई साहब, जो औरंगजेब नाम के जो भाई साहब थे ना, जो एम्परर थे उस टाइम पे, इनका भी समय आ गया जाने का, क्योंकि यार वो अमर तो है नहीं, उनको भी मरना तो पड़ेगा। तो इनका भी समय आ गया। तो लगभग औरंगजेब जो थे उस टाइम के जो एम्परर थे, उनकी मृत्यु हो गई 1707 में, यानी कि 1707th ईयर में इनकी मृत्यु हो गई। और जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा चैप्टर है, ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यार जो मेन मुगल था, जो एम्परर जो मराठास के पीछे पड़ा था, वो कौन था, औरंगजेब था। जब वही नहीं रहा तो ये जो मराठा वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस जो चल रहा था, जो लड़ाई लड़ रही थी मुगल्स और मराठास के बीच में, ये भी क्या हो गई थी, लगभग खत्म होने आया था। और ये मराठा जो वॉर था इंडिपेंडेंस का, ये लगभग जो एम्परर्स का जो ग्रीड था, क्योंकि देखो बहुत सारे इसके पहले भी एम्परर आके गए, लेकिन जो ग्रीडी सबसे ज्यादा एम्परर माना जाता है वो औरंगजेब ही माना जाता था। तो औरंगजेब का जो ग्रीड था कि मुझे पूरा कब्जा करना है, मराठास को खत्म करना है, सबको पूरा का पूरा, मुझे काबुल से लेके पूरा कन्याकुमारी तक कब्जा करना है, तो ऐसा उसका सपना सपना ही रह गया, और वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया। और ये सब चीजें होने लगा। धीरे धीरे जो मराठास है वो आगे बढ़ते गए, जीतते गए, जीत हासिल करते गए। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे ही वो औरंगजेब वहां पे चला गया, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। एंड 18th सेंचुरी तक आते आते मराठास ने बहुत सारी विक्ट्री हासिल की, दिल्ली की गद्दी भी हासिल कर ली, ठीक है ना। औरंगजेब चला गया, दिल्ली की गद्दी भी हासिल कर ली। और जो 18th सेंचुरी था ना, इसको माना जाता है द सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र, द सेंचुरी ऑफ मराठास, ठीक है। द सेंचुरी ऑफ मराठास माना जाता है, क्यों? क्योंकि मराठास ने अपना दबदबा कायम करके रखा था इस 100 साल के अंदर, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो यही सब था दोस्तों हमारे इस चैप्टर में, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए, चाहे वो जिंजी का सीज हो, चाहे वो महारानी ताराबाई के बारे में हो, पूरा हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर में समाप्त करता हूं, और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी टोटली 100% कंप्लीट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर पढ़ने में, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो स्टोरी आपको सुनाई है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो हिस्ट्री से घबराना नहीं है, बहुत सारे लोग रट्टा लगा के सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको स्टोरी पता हो।
हो, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता है तो आगे जाके जब आप बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जैसे यूपीएससी वगैरह, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री पता होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। तो ये सब चीज आपको सिखाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जल्द और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, बने रहना हमारे साथ, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना और अपना प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।